आज है 11 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है तारागिरी। तारागिरी एक फ्रिगेट है जिसको प्रोजेक्ट 78 के अंदर में बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड बना रही है। ठीक है, तारागिरी नाम जो है वो एक हिल रेंज के नाम पे है जो गढ़वाल हिमालयाज में है। और ये जो प्रोजेक्ट 17A है, ये प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट का, जिसको शिवालिक क्लास कहते थे, उसी का इम्प्रूव वर्जन है। ठीक है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ये भुवनेश्वर में हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। उसके बाद जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे एक मिलिट्री गैरिसन खुला है किबुथु में, किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है रैबीज़ बीमारी। रैबीज़ बीमारी जो है वो एक वायरस होता है, लैसा वायरस। ये ज़्यादातर मैमल्स में पाया जाता है। ठीक है, और इस वायरस के होने के बाद मतलब 100% चांसेस होता है कि उस जानवर की मौत हो जाएगी, चाहे वो इंसान को हो या जानवर को। ठीक है, तो एक इंडिया ने एक प्लान बनाया था, नेशनल एक्शन फॉर प्लान रैबीज एलिमिनेशन 2021। इसके हिसाब से 70% कुत्ते जो होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, उनको वैक्सीनेट करना था किसी भी जोग्राफिक एरिया में। ठीक है, लगातार 3 साल ऐसा करेंगे ताकि जो रेबीज़ के केसेस हैं ज़्यादातर डॉग्स से होते हैं, अपने यहाँ डॉग बाइट से होता है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए ये स्ट्रेटजी लगाई गई थी। इंडिया का जो टारगेट है रेबीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, वो 2030 तक है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज पर्वत प्रहार, ये लद्दाख में हुआ। इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट किया। उसके बाद कुशियारा रिवर, ये एक डिस्ट्रीब्यूटी है बाराक रिवर की, जो कि आसाम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। और ये एक तरह से बॉर्डर भी बनाती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बराक रिवर की बात करें तो बराक रिवर ओरिजिनेट होती है मणिपुर में, एक गांव है लियाई कुलन। ठीक है, बराक रिवर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और आसाम से होकर बहती हुई बांग्लादेश में जाती है। बराक रिवर जो है बांग्लादेश में जाने से पहले बाइफरकेट होती है सुरमा और कुशियारा रिवर में। ठीक है, और इसकी जो बराक के ट्रिब्यूटरीज हैं, सोनाई, जीरी, तवांग, जातिंगा, लुंगाई, मधुरा। ठीक है, उसके बाद है यूरेशियन H5N1। ये एक तरह का वायरस है जो ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन बर्ड्स में पाया जाता है। एक स्टडी में पता चला है कि इसने कुछ मरीन मैमल्स को भी इन्फेक्ट किया है, जैसे कि डॉल्फिन, पोर्पोइज और वेल्स। ठीक है, हालांकि ह्यूमन को इन्फेक्ट करने का रिस्क थोड़ा कम है, लेकिन जिस तरह से ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में या कह सकते हैं मरीन मैमल्स में फैल रहा है, उससे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको थोड़ा सा खतरा हो सकता है। उसके बाद कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट ऑफ द गल्फ, जिसको हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के नाम से जानते हैं, ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है जो कि 1981 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर रियाद में है। अगर कंट्रीज़ की बात करें तो सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान इसके हिस्से हैं। फिर है G7। 1973 में जब ऑयल शॉक्स आए थे, उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसे डील करने के लिए डेवलप्ड नेशन ने एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया था। ठीक है, उस ग्रुप में यूएस, यूके, इटली, फ्रांस, जापान और वेस्टर्न जर्मनी थे। बाद में इनको कनाडा ज्वाइन करता है 1976 में, और ये G7 बनता है। ठीक है, और फिर 1998 में रशिया ज्वाइन करता है तो ये G8 बनता है। लेकिन क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद रशिया को एक्सपेल कर दिया गया 2014 में, तो ये फिर से G7 बन गया। G7 ही है जिसने FATF बनाया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, वो टेरर फाइनेंसिंग से डील करता है। उसके बाद अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि G7 ने प्लान किया है कि रशियन ऑयल पर कैप लगाएगा। कैप मतलब उनकी प्राइसेस फिक्स करेगा कि इससे ऊपर कोई भी कंट्री ना खरीदे। ठीक है, वो अमाउंट पर नहीं, वो प्राइस पर कैप लगाएंगे। ठीक है, हालांकि उन्होंने जो गैस है, रशियन गैस जिसको यूरोप खरीदता है, उस पर कोई कैप की बात नहीं की है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई नेशंस हैं जिन जो अभी ऑयल पर डिपेंड है, और खासकर जैसे इंडिया हो गया, और कई एशियन कंट्रीज़ हैं जो ऑयल खरीदते हैं रशिया से। रशिया की इकोनॉमी गैस, ऑयल और वेपन्स पे चलती है। ठीक है, ज़्यादातर उनका जो एक्सपोर्ट होता है वो इन्हीं में है, और कुछ फूड फूड वगैरह हैं, फूड क्रॉप्स वगैरह हैं, उस पर भी हैं, पर मेजर जो है वो इन्हीं सब पे है, डिफेंस इक्विपमेंट और ऑयल एंड गैस पर। ठीक है, तो अभी उनकी इकोनॉमी जो सस्टेन कर रही है वो इसी एक्सपोर्ट के कारण, जो ऑयल और गैस का एक्सपोर्ट है, इसी एक्सपोर्ट के कारण वो जो है सस्टेन कर रही है रशियन इकोनॉमी। ठीक है, गैस पर यूरोप इसलिए नहीं लगाना चाहता क्योंकि यूरोप खुद करीब उस पर डिपेंडेंट है, रशियन गैस पर। ठीक है, इसलिए उनको नुकसान होगा, उनको नुकसान होगा, और अगर उसने सप्लाई बंद कर दी तो उनके उनके लिए अलग क्राइसिस शुरू हो जाएगी। लेकिन वो चाहते हैं बाकी कंट्रीज़ जो हैं, जो ऑयल पर डिपेंडेंट हैं, रशियन ऑयल पर डिपेंडेंट हैं, वो उनकी बात सुने, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं।
फिर है इंडिया में क्लाउड बर्स्ट फोरकास्ट करना इतना मुश्किल क्यों है। तो पहले क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा बारिश। ठीक है, लेमैन के लैंग्वेज में देखा जाए, अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 100 mm रेनफॉल पर आवर। ठीक है, 100 mm रेनफॉल पर आवर का मतलब होता है कि करीब 100 लीटर पानी हर स्क्वायर मीटर पर। ठीक है, ये बहुत लोकलाइज इवेंट होते हैं 20 स्क्वायर किलोमीटर से 30 स्क्वायर किलोमीटर में, और नॉर्मली ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बादल होते हैं, मतलब हाइट के हिसाब से करीब 12 से 15 किलोमीटर तक हाइट तक जा सकते हैं। जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है वो 21 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो अगर इतना बड़ा बादल है तो वो बारिश भी ज़्यादा करेगा। नॉर्मली ये मानसून सीज़न में होता है, जैसे अभी है। ठीक है, मानसून सीज़न में जो हमारी साउथ वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, मानसून विंड्स होती हैं, वो काफ़ी मॉइस्चर लेके आती हैं, और जब वो किसी हिल से टकराती हैं तो उनका ओरोग्राफिक ड्रिफ्ट होता है, मतलब ऊपर उठती हैं वो और सैचुरेट होती हैं, और उसके बाद वो बादल बनाती हैं। तो जो बादल बनता है नॉर्मली वो क्यूमुलोनिम्बस बादल होता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया बहुत तेज़ होती है, मतलब क्योंकि उनकी स्पीड भी ठीक ठाक होती है। 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 60 किलोमीटर पर आवर से के बीच 60 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर के बीच में उनकी स्पीड होती है। ठीक है, तो काफ़ी तेज़ काफ़ी जल्दी से बादल बनता है, और क्यूमुलोनिम्बस बादल बनता है, काफ़ी सारी बारिश होती है, इसलिए ये फोरकास्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी तो रिपोर्ट भी नहीं होता, क्योंकि लोकलाइज्ड इवेंट होता है। जो हमारे जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो थोड़े बड़े जोग्राफिकल एरिया पर फोकस करते हैं। ठीक है, इतना लोकलाइज इवेंट नहीं वो फोरकास्ट कर पाते हैं। और क्योंकि ये जो इवेंट होते हैं ये नॉर्मली हिली टेरेंस पे होते हैं, जैसे अपने यहाँ हिमालयाज है, वेस्टर्न घाट है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो वो जो टोपोग्राफी है वो भी काफ़ी फ्रेजाइल है, तो लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है। ठीक है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है जब भी ये होता है, और जो हमारे मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो इनको कैप्चर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत लोकलाइज इवेंट है। ठीक है, और जो भी बेंगलुरु में बारिश हुई वो क्लाउड बस्ट के कारण नहीं थी, वो हैवी रेनफॉल था, और वो पहले से फोरकास्टेड था, क्योंकि जो अरेबियन सी है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन रहा था। लो प्रेशर एरिया बनने पर बारिश वहाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो पहले से फोरकास्टेड था कि यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, जो हमारे कोस्टल एरिया है वहाँ पे भी क्लाउड बस्ट का खतरा रहता है, जो मानसून में जो मानसून विंड्स आती हैं उनके सर्ज के कारण। ठीक है, उनके आवेग के कारण, उनके आने के कारण ये खतरा बढ़ जाता है, जैसे मुंबई में 2005 में हुआ और चेन्नई में 2015 में हुआ था। ठीक है, प्लस हमारे यहाँ फ्लड मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कहीं भी मतलब पूरे देश में कहीं भी ऐसा अच्छा सा फ्लड मैनेजमेंट नहीं है, तो इससे वहाँ पे चांसेस और बढ़ जाते हैं वहाँ पे डिस्ट्रक्शन के। उसके बाद है जो सैटेलाइट हमारे यहाँ मानसून को डिटेक्ट करने में सक्षम है, वो इनको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जो क्लाउड बर्स्ट हैं जो क्लाउड बर्स्ट में बहुत स्मॉल एरिया में होते हैं। ठीक है, और मतलब हमारे यहाँ जो फोरकास्टिंग होती है वो बारिश की। ठीक है, बारिश की फोरकास्टिंग हो जाती है, और साइक्लोन्स तक की हो जाती है। एक हफ्ते पहले साइक्लोन का भी बता सकते हैं कि साइक्लोन आने वाला है, लेकिन इनकी नहीं हो पाती। इनके लिए उन्होंने बताया कि जो डॉपलर रडार होते हैं, डॉपलर वेदर रडार, वो जो है ड्रॉपलेट्स को ट्रैक करते हैं, वो ये कर सकते हैं, पर वो काफ़ी महंगे होते हैं और पूरे देश में लगाने पड़ेंगे उनको, जो कि फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो एक और हो सकता है, उन्होंने बताया कि पूरे एरिया को मैपिंग करा जाए, और जहाँ पे ज़्यादा क्लाउड बस्ट होते हैं और लैंडस्लाइड होते हैं उनको हजार्डस एरिया घोषित कर दिया जाए। मानसून या इस समय जैसे होता है, कोई भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या कोई भी तरह की एक्टिविटी मतलब वहाँ पे प्रतिबंध लगाया जाए इन सब एक्टिविटीज़ पर वहाँ पे, ताकि वहाँ पे जो जान माल का नुकसान होता है वो कम हो सके। उसके बाद बताया गया कि जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा ये इवेंट्स बढ़ेंगे, क्लाउड बस्ट वगैरह। जब क्लाइमेट चेंज के कारण, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारे ये मानसून विंड्स हैं इनकी कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर 1% इंक्रीज होता है टेम्परेचर में, तो करीब 7 से 10% मॉइस्चर उनका बढ़ जाता है, तो इस हिसाब से उनकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और जो क्लाउड बस्ट होंगे वो और इंटेंस होंगे। ठीक है, और ये भी बताया गया कि जो क्लाइमेट चेंज वाली बात होती है, तो जो हमारे ड्राई स्पेल हैं वो बढ़ेंगे। ड्राई स्पेल मतलब होता है मानसून में हम देखते हैं कि कुछ दिन बारिश होती है, फिर सूखा पड़ा रहता है, मतलब बारिश नहीं होती है काफ़ी दिन, फिर 20-25 दिन बाद फिर बारिश होती है। तो इसमें बताया गया कि ड्राई स्पेल बढ़ेंगे, मतलब इंटेंस बारिश हुई, फिर ड्राई स्पेल हुआ 1 महीने का 2 महीने का, फिर एक इंटेंस बारिश हुई, अच्छा क्लाउड बस्ट वाला, फिर ऐसे ही ड्राई स्पेल जाएगा। ठीक है,
तो ये जो सिचुएशन है ये आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि जो हमारा टारगेट था 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोकने का टेम्परेचर को, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ को, वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।